गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज इस वीडियो में हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। नए जो हैं स्पीकर जो हैं, आपको पता है इस टेन्योर में जो नई सरकार बनी है तो नए स्पीकर जो हैं इलेक्ट हुए हैं। ओम प्रकाश बिरला जी हमारे जो हैं वो नए स्पीकर जो हैं लोकसभा के इलेक्ट हुए हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि स्पीकर जो है वो लोकसभा का वो कौन होता है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है, उसके क्या पावर्स रहती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, क्या कंडीशंस हैं जिसके तहत जो है वो उनको इलेक्ट किया जाता है। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो मौजूदा इस वक्त लोकसभा के स्पीकर हैं उनका नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कौन है इस वक्त जो हमारे स्पीकर। तो ओम प्रकाश बिरला जो है इनका नाम है। ओम बिरला लिखा है, ओम प्रकाश बिरला इनका पूरा नाम है। पिछली बार जब 17th लोकसभा बनी थी 2019 से 2024 की, तब भी यही जो है यही स्पीकर जो है इलेक्ट हुए थे। और इस बार दूसरी बार जो है इनको स्पीकर जो है वो वापस से इलेक्ट किया गया है। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है इनकी वो हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट है कि इलेक्शन जो है क्या किस तरह से जो है स्पीकर जो है वो इलेक्ट होते हैं लोकसभा के। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 93 जो है भारत के संविधान का, ये कहता है कि भारत में जो लोकसभा का स्पीकर होगा और डेप्यूटी स्पीकर भी इसके साथ ही मेंशन होते हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो उनको इलेक्ट किया जाएगा। कैसे इलेक्ट किया जाएगा कि वो जो लोकसभा के एमपीज़ होंगे, लोकसभा के जो मेंबर रहते हैं, उनके बीच में से ही पार्टीज़ जो हैं अपना अपना एक कैंडिडेट जो है नॉमिनेट करेंगी। तो उनकी जो है इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन में जो भी लोग मेंबर जो हैं प्रेजेंट होंगे उनकी वोटिंग होगी, और जो सिंपल मेजॉरिटी जिस भी कैंडिडेट को मिलेगी तो उसको जो है स्पीकर जो है लोकसभा का वो अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि नई जब लोकसभा बनती है तो उस वक्त उसके इलेक्शन करवाने के लिए जो है हमें एक प्रो टर्म स्पीकर की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पीकर जो है उसको इलेक्ट करने के लिए भी जो है जो प्रोसेस होगी उसको चेयर करने के लिए, उसको प्रिसाइड करने के लिए कोई ना कोई लोकसभा में मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कन्वेंशन बनी है कि एक प्रो टर्म स्पीकर जो है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट जैसे ही लोकसभा नहीं बनती है तो प्रेसिडेंट जो है एक सीनियर मोस्ट है। ठीक है, सीनियर मोस्ट कैसे कह सकते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से एमपी है, जिसका एज एमपी टेन्योर काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें से जो है किसी एक इंसान को प्रेसिडेंट जो है वो प्रो टर्म स्पीकर अपॉइंट करते हैं। कुछ ही दिनों के लिए वो प्रो टर्म स्पीकर होते हैं। वो इलेक्शन प्रोसेस जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन यही होता है कि जो स्पीकर जो चुन के आना है उसका इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाना और उस इलेक्शन की प्रोसेस को प्रिसाइड करना। तो प्रो टर्म स्पीकर जो इस बार बने थे वो बी मेहताब जी थे, देख सकते हैं आप फोटो इनका। तो ये बने हमारे। तो प्रेसिडेंट पहले प्रो टर्म स्पीकर को चुनता है और प्रो टर्म स्पीकर जो है फिर इलेक्शन करवाता है, जिसमें स्पीकर जो है उसको इलेक्ट किया जाता है। इस बार भी जो है इलेक्शन के थ्रू जो है ओम प्रकाश बिरला जी सिलेक्ट हुए। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया है। ओम प्रकाश बिरला जी अपनी बीजेपी की तरफ से, एनडी की तरफ से नॉमिनेट हुए थे। तो इलेक्शन हुआ, सिंपल मेजॉरिटी इनको मिली एंड ये जीत गए। और जो डेट होती है प्रेसिडेंट का, सॉरी स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, तो उस डेट को कौन अनाउंस करता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो अनाउंस करता है। इस बार जो है आई थिंक 26 जून को इनके इलेक्शन हुए थे, तो 26 जून डेट जो है वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो आपका प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, और ये जो स्पीकर होता है ये लोकसभा के एमपीज़ के बीच में से ही चुना जाता है। लोकसभा के एमपी ही जो है अपने एक कैंडिडेट को चुनते हैं जो कि स्पीकर की तरह एक्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एलिजिबिलिटी जो है क्या रहती है, यानी कौन जो है लोकसभा के स्पीकर के लिए जो है खड़ा हो सकता है इलेक्शन में। वोटिंग होगी, बाद में इलेक्शन होगा, सिलेक्शन उस बेसिस पे होती है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्या रहती है कि लोकसभा के स्पीकर अगर आपको बनना है तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। तो सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है, पहली और आखिरी रिक्वायरमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बताता है वो कि वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, यानी लोकसभा में एमपी सेलेक्ट होकर आया होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एलिजिबिलिटी एज सच जो है वो नहीं कही गई है। लेकिन क्योंकि वो एमपी होना चाहिए तो कुछ कंडीशंस और ऑटोमेटिकली उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। अब एमपी है तो 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का अगर एमपी आपको इलेक्ट होना है तो उसके लिए आपकी 25 साल की उम्र होनी चाहिए। तो 25 साल आपकी उम्र होगी तो आप लोकसभा के एमपी बनेंगे, और लोकसभा के एमपी होंगे तब आप स्पीकर होंगे। दूसरा जो है कि सिटीज़न होना चाहिए, क्योंकि एमपी जो है उसके लिए कंडीशन है कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। बाहर का कोई फॉरेनर आके जो है एमपी के इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो सिटीज़न होना चाहिए। तो इस तरह से ये भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये कंडीशंस जो है वो जुड़ जाती हैं। लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो स्पीकर जो रहता है
हिस्ट्री है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी अपोजिशन पार्टी का कोई बंदा स्पीकर बन जाए। स्पीकर जो है रूलिंग पार्टी का ही होता है। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ऐसा नहीं कि संविधान में ये कहा गया है या कि रूल्स ऑफ लोकसभा के जो रूल्स हैं उसमें कुछ है या कोई कन्वेंशन है। इशू ये है कि सिंपल मेजॉरिटी की बात होती है, इलेक्शन होता है तो रूलिंग पार्टी की लोकसभा में ऑलवेज जो है मेजॉरिटी ही होती है, तो सबसे ज़्यादा चांस जीतने के चांसेस जो हैं वो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं। तो अपोजिशन के नंबर ऑलरेडी लोकसभा में कम होते हैं, तो इसलिए जब इलेक्शन होगा तो उनको वोट नहीं मिल पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो है रूलिंग पार्टी से ही आपका जो है वो स्पीकर चुना जाता है। अब आप टेन्योर की बात करोगे तो जनरली ठीक है 5 साल का टेन्योर होता है। ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जो है नहीं मेंशन किया गया कि आपका 5 साल का ही होगा, क्योंकि लोकसभा जो है नॉर्मली 5 साल का उसका टेन्योर रहता है, तो हम कहते हैं कि जनरली जो है इनका 5 साल का टेन्योर रहता है। हालांकि अगर लोकसभा जल्दी डिसॉल्व हो जाए, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, इमरजेंसी लग जाए, तो तब इनका टेन्योर जो है वो कम भी हो सकता है। ठीक है। और जब एक सरकार जो है वो उसका टेन्योर पूरा हो जाता है, तो नई सरकार के बनने से पहले पहले नई सरकार जब बनने के बाद पहली उसकी पार्लियामेंट्री मीट नहीं हो जाती, तब तक स्पीकर जो है वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू करते हैं। जब नई लोकसभा बनकर आ जाती है, उनकी पहली मीटिंग होती है, तब जो है ये अपना चार्ज जो है वो उस लोकसभा को देते हैं, फिर वो अपना नया स्पीकर जो है वो चुन के लाते हैं और एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए। यानी एक बंदा जो पिछली बारी खड़ा हुआ है इलेक्शन के लिए, वो इस बार भी खड़ा हो सकता है, चुनकर आ सकता है। और ये आप मौजूदा देखेंगे तो ओम प्रकाश बिरला जी ही इसकी एग्जाम्पल हैं। दूसरी बार जो है वो री इलेक्ट होकर आए हैं, और इससे पहले भी जो हैं 4-5 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें री इलेक्ट होकर जो हैं स्पीकर वापस से वही आए हैं। और नेक्स्ट है कि जीवी मावलंकर जो थे पहले स्पीकर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, जो कि सिलेक्ट होकर आए थे। और इसमें जो है काफ़ी बार स्पीकर जब स्पीकर के इलेक्शन होते ही नहीं हैं, जनरली जो होता है कंसेंसस बेस पे होते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन को पता है कि हमारे नंबर्स कम हैं, तो अगर वो कंटेस्ट करेंगे भी इलेक्शन, आज तक जितने भी किए भी हैं 2-3 बार, तो हमेशा अपोजिशन हारी है। तो अपोजिशन को पता है कि हम जीत नहीं सकते, तो वो पहले ही कंसेंसस बेसिस पर जो रूलिंग पार्टी डिसाइड करती है कि हम इसको स्पीकर बना रहे हैं अपनी तरफ से, तो अपोजिशन जो है उसमें अपनी सहमति दे देती है कि हाँ भाई बना लीजिए इनको। ठीक है। सिर्फ हिस्ट्री में 3 बार ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है, 1952 में, 1967 और 76 में, और इस बार वापस से 2024 में, कि जब इलेक्शन जो हैं वो आपके स्पीकर के लिए हुए हैं। अदरवाइज़ जो है हर बार भाईचारे से जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है इनको। ठीक है। जो रूलिंग पार्टी जिसको नॉमिनेट करेगी, ऑपोजिशन उसको एग्री करेगी और वो स्पीकर बन जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। लोकसभा स्पीकर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी पावर जो है स्पीकर को संविधान के अंदर दी गई हैं। आजमाई कुछ कुछ जाती हैं हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्या संविधान में इनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं। तो देखिए लोकसभा जो है उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन की एक पूरी किताब है कि लोकसभा किस तरह से चलेगी। जैसे हमारा संविधान चलाता है देश को, लोकसभा को रूल्स एंड रेगुलेशन की एक किताब चलाती है। तो उस कि किसी भी रूल को लेकर कोई भी डाउट है तो उसकी फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, वो आपका स्पीकर होगा। जैसे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। लोकसभा की रूल्स एंड रेगुलेशन बुक्स को किसी को इंटरप्रेट करना है तो फाइनल हक जो है वो स्पीकर को, यानी स्पीकर बोलेगा कि इस चीज़ का मतलब ये है, तो बस वो फाइनल माना जाएगा, उसके ऊपर कोई जो है दूसरी तीसरी बात नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जॉइंट सीटिंग जो है उसके प्रेसिडेंट भी ये रहते हैं। ठीक है। कभी लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर एग्रीमेंट ना हो पाए, वो लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ना कर पाए, तो उसके लिए प्रेसिडेंट एक प्रोविज़न होता है, प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सीटिंग बुलाते हैं। तो जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड करने का हक किसको होता है, वो भी आपके स्पीकर को होता है। उसके बाद है कि लोकसभा अगर कोरम नहीं है लोकसभा में, या फिर कोई आपको पता है कि काफ़ी बार हंगामा हो जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा को एडजर्न कर दिया जाता है, उस पर्टिकुलर दिन के सिटिंग को एडजर्न कर दिया जाता है। तो वो एडजर्नमेंट का हक किसको है, वो भी आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ठीक है। उसके बाद है कास्टिंग वोट का मसला आता है। देखिए जब कोई भी मैटर है, मान लीजिए कि कोई बिल पास हो रहा है, तो ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी जो है अगर वोटिंग जब करती है, और मान लीजिए दोनों के वोट बराबर आ जाते हैं, मान लीजिए कि 100 मेंबर प्रेजेंट हैं किसी बिल को पास करने के लिए, 50 ने दे दिया वोट हक में और 50 ने कहा कि नहीं ये पास नहीं होना चाहिए, तो अब क्या हो गया, अब टाई वाली कंडीशन आ गई। तो इस टाई की कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए एक वोट जो है कास्टिंग वोट जिसको कहा जाता है, वो स्पीकर को हक होता है। तो
अब अल्टीमेटली 50-50 अगर दोनों को मिला है तो जहाँ पर स्पीकर जो है वोट करेगा वहीं पलड़ा भारी हो जाएगा, वो बिल उसी हक में चला जाएगा। तो कास्टिंग वोट का हक जो है वो दिया गया है स्पीकर को। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि टाई हो जाए किसी वोट पर, बड़ी कम बार ये कंडीशन देखने को मिलती है, आज तक ऐसी कंडीशन आई नहीं है, लेकिन ये हक जो है स्पीकर के लिए रखा गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपकी, आगे देखोगे कि मनी बिल जो है, कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, फाइनल क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर या फाइनल डिसीजन कौन ले सकता है, वो आपका स्पीकर ले सकता है, ठीक है। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है लोकसभा से, वो भी फाइनल जो है डिसीजन वो स्पीकर का होगा, ठीक है। चेयरमैन जो है ये रहते हैं, अगर ये लोकसभा स्पीकर जो इलेक्ट होता है तो अल्टीमेटली 3 कमेटीज़ हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी और रूल्स कमेटी, इसके वो चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। और इसके अलावा जितनी भी लोकसभा की कमेटीज़ बनती हैं उसके चेयरमैन जो होते हैं उनको यही नॉमिनेट करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और जितने भी एमपीज़ हैं लोकसभा की, उनकी प्रिविलेजेस होती हैं, उनको कुछ हक दिए जाते हैं कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कोर्ट में कुछ नहीं हम प्रोसीडिंग कर सकते। तो उन प्रिविलेज की गारंटी देना, उनके प्रिविलेज का बचाव करने का हक जो है वो भी आपके स्पीकर को दिया गया है। तो ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इलेक्शन का तरीका हमने देखा, इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, एलिजिबिलिटी कैसे होती है इनकी, सब हमने देखा, कौन हमारा मौजूदा स्पीकर है, किस तरह से इनकी पूरी प्रोसेस जो होती है। तो ये जो है लोकसभा स्पीकर के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।